की, तो इसलिए चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम आएगी। अ शर्ट इन द मार्केट, इस चैप्टर में हम बता रहे थे एक स्टोरी ऑफ शर्ट की हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कैसे होता है और सेल कैसे होती है एक शर्ट की, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चेन ऑफ जो मार्केट्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेन ऑफ मार्केट होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। कौन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो शर्ट कहाँ जाती है और उसके बाद कहाँ जाती है, ऐसे करते करते हमारे हाथ में वो शर्ट कब आती है, वो चेन ऑफ जो है मार्केट बोलते हैं हम उसे। मीन्स इट इज द लिंक ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन सुपर मार्केट। मतलब कौन उस कॉटन को प्रोड्यूस करता है, उसके पास कैसे उस कॉटन से शर्ट बन के हमारे घर में आती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। मीन्स हर स्टेप पे कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग जो है वो होती रहती है। कोई किसी से खरीद रहा है, कोई किसी को खरीद के बेच रहा है, तो ये सब चलता ही रहता है, ठीक है ना। अब डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कि किस किस को इसमें बेनिफिट होता है और किस किस को इससे बेनिफिट नहीं होता। अब हम स्टोरी है, इसमें स्टोरी से हम हमेशा पढ़ते हैं। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल, कुरनूल एक प्लेस है। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश की बात है ये। आंध्र प्रदेश में कुरनूल एक प्लेस है, वहां एक स्मॉल फार्मर है स्वप्ना। ही ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वो अपने पीस ऑफ लैंड पे क्या ग्रो करता है, कॉटन। The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Sapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once. So it takes several days to harvest the cotton. ठीक है। स्वप्ना जो है उसके पीस ऑफ लैंड पे कॉटन ग्रो होती है, और जैसे कॉटन का प्लांट राइप हो जाता है, खत्म खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब वो हो जाता है शुरू, तो उसमें से कॉटन जो है गिरनी शुरू हो जाती है। माइक ऑफ कर लीजिए रिवान, बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो जो भी बॉल्स होती है कॉटन की वो बर्स्ट हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जैसे ये एक पिक्चर भी बनी हुई है कॉटन की, तो ये पूरी सी ऐसे बर्स्ट होके गिरती है और उसमें से वो कॉटन निकाल लेते हैं, और इन चीजों में काफी टाइम लग जाता है, डेज लग जाते हैं। वंस द कॉटन इज कोलेक्टेड, अब वो सब कॉटन निकाल के इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू लोकल ट्रेडर। अब जितनी भी कॉटन उनके पास इकट्ठी होती है, वो उस कॉटन को मार्केट में जाके सेल नहीं करते, वो क्या करते हैं, उसे लोकल ट्रेडर को सेल कर देते हैं, दे देते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन, सपना हैज बोरोड 2500 फ्रॉम ट्रेडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों किया सपना ने, वो मार्केट में जाके भी तो कॉटन को सेल कर सकती थी, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उसने ये शुरू करना था, कॉटन को ग्रो करना था, तो उसने एक लोकल ट्रेडर है उससे पैसे लिए थे, उसने किसी से पैसे जो है बोरो किए थे 2500 ट्रेडर से, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, काफी ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। किस लिए लिए थे? ताकि टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन, ताकि इन सब चीजों के लिए जो चाहिए, सीड्स खरीदने थे, फर्टिलाइजर्स खरीदने थे, पेस्टिसाइड्स खरीदने थे, उस सब चीजों के लिए उसे कॉटन की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। At that time, the local trader made Sapna agree to another condition. He made her promise to sell all cotton to him. और उस ट्रेडर ने जब उसको मनी दी थी, तो उसने प्रॉमिस लिया था कि अपनी जो भी कॉटन आप ग्रो करोगे वो मुझे ही बेचने आओगे। इसीलिए वो मार्केट नहीं गई और अपने ट्रेडर को ही बेची।
कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स। कॉटन को ग्रो करने के लिए इनपुट्स की जरूरत होती है, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंड फार्मर हैव टू इंकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ। रिवान माइक ऑफ कीजिए, रिवान माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और हैवी एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो फिर क्या करते हैं, बोरो करते हैं, किसी से पैसा लेने लगते हैं। At the traders yard, two of his men weighed the bags of cotton. ट्रेडर्स के वहां पर जो मेंस लगे हुए थे वर्क करने के लिए, उन्होंने उस कॉटन को तोलना शुरू किया। पहले पे उसने 1500 पर क्विंटल देखा, 6000 रुपए की, और ट्रेडर डिडक्ट्स 3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पे 3000 टू स्वप्ना। उसने पूरी कॉटन उसकी जो है उसका वेट किया और उसने कहा इसके मैं 6000 रुपीज दूंगा। सपना तैयार हो गई। तो सपना ने कहा, तो ट्रेडर ने कहा कि 3000 तो मैं अपना काट लूंगा, जो तुमने मुझसे ये 2500 लिया था और इंटरेस्ट भी, तो बचा 3000, वो मैं आपको पे कर देता हूँ। तो सपना कहती है सिर्फ 3000। तो ट्रेडर कहता है कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। वो कहता है कॉटन तो एक सस्ती सी चीज है, ऐसी तो बहुत मिल जाती है मार्केट में। सपना, आई हैव टोल्ड सो हार्ड फॉर मंथ्स टू ग्रो दिस कॉटन। उसने कहा मैंने बहुत मेहनत करी है कॉटन को ग्रो करने में। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम, आई हैव होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। तो वो उसे बोलती है कि इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और तुम देखो इसका प्राइस ज्यादा हो सकता है। तो क्लियर, यहां तक स्टोरी सबको समझ आई? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम साथ साथ उसको स्टडी करेंगे। डिड सपना गेट अ फेयर प्राइस ऑफ कॉटन? आपके हिसाब से सपना को सही प्राइस मिला है कॉटन का? तो आंसर इज नो, नहीं मिला। वाई डिड द ट्रेडर पे सपना लो प्राइस? क्यों ट्रेडर ने सपना को लो प्राइस दिया? बिकॉज शी हैड बोरो मनी फ्रॉम हिम, उसने उससे बोरो किए थे मनी, और उसने प्रॉमिस किया था कि कॉटन जो भी प्रोड्यूस होगी वो मुझे ही देनी है। वेयर डू यू थिंक लार्ज फार्मर वुड सेल देयर कॉटन? हाउ इज दिस सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम सपना? आपको क्या लगता है जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी कॉटन को कहाँ सेल करते होंगे? ये सब मिल में जाके, जो ग्रेनिंग मिल होती है वहां जाके सेल करते हैं। और सपना के केस डिफरेंट है, क्योंकि सपना जो है वो पुअर है, उसे पता है कि उसको बोरो करने हैं ट्रेडर से पैसे, ठीक है ना, और फिर ट्रेडर को वापस भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं सपना की तो आप कह सकते हो प्रॉब्लम है, मजबूरी है उसकी। तो ना, ये देखिए आप, ये प्रोसेस दिया हुआ है। फर्स्ट ट्रेडर सेल्स द कॉटन एट कुरनूल मार्केट, गिनिंग मिल बायज द कॉटन। जो ट्रेडर है वो ही कॉटन जाके मार्केट में सेल करेगा, मार्केट वाले उसको गिनिंग मिल में दे देंगे। जो गिनिंग मिल है वो सीड और प्रेशर से कॉटन को बॉल्स में बनाएंगे, उसके इकट्ठे कर देंगे, और स्पिनिंग मिल फिर उसको बाय कर लेगा। Then spinning mill spin the cotton into yarn and spinning mill sell the yarn to yarn dealers. उसको yarn में convert कर देगा और उसको yarn dealers को दे देंगे। उसके बाद फिर से हम उसी की उन पे आ गए। जो ट्रेडर है फिर वो आगे क्या कहता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट कुरनूल मार्केट इफ यू डू नॉट बिलीव हिम। स्वप्ना ने कहा ना कि मैंने बहुत हार्ड किया है,
मुझे मनी ज़्यादा मिलनी चाहिए, प्राइस अच्छा मिलना चाहिए, तो ट्रेडर जवाब देता है कि अम्मा आई हैव गिवन यू अ गुड प्राइस। अगर आप किसी और ट्रेडर के पास जाओगे या मार्केट में जाओगे तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। सपना फिर क्या कहती है, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड नॉट ओनली होप दैट यू विल अर्न एनफ फ्रॉम कॉटन क्रॉप टू द लास्ट अस फ्रॉम फ्यू मंथ्स। तो वो कह रही है आप गुस्सा मत करिए, मैं आप पे डाउट नहीं कर रही, पर मुझे पता है आप भी कमा लोगे और मुझे भी कमाना है। थ्रू सपना नोस दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल। उसने 1500 रेट लगाया, उसे पता था कि 1800 पर क्विंटल का रेट है। शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, उसने आर्ग्यू नहीं की। द ट्रेडर इज पावरफुल मैन इन दी, जो ट्रेडर है वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना। एंड फार्मर्स हैड टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन बट आल्सो टू मीट अदर एक्सपेंसेस। उनको ट्रेडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमें जब भी लोन की जरूरत होती है तो यही ट्रेडर्स हमारी हेल्प करते हैं। अब उनको लोन की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरी नहीं है कल्टीवेशन के लिए पड़ती है, कभी कोई इलनेस, बीमार हो जाता है, स्कूल चिल्ड्रंस की फीस भरनी है हमें, तो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरिंग मनी इज द ओनली मीन्स फॉर सर्वाइवल। तो उन्हें पता है कि हमें अपने ट्रेडर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जब कोई इनकम नहीं होती, कोई वर्क नहीं होता, तो हम इन्हीं से ही बोरो करते हैं और उन्हीं से हमारा सर्वाइवल होता है। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. अगर वो कहीं काम करती तो वो उससे अच्छा शायद कमा लेती, लेकिन उसको कॉटन की कल्टीवेशन से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट? नियति, ऋषभ, साइबा, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? ओके, नाउ द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड एक मार्केट है, बाई वीकली क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। बाई वीकली जो क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु में, वो बहुत ही बड़ी क्लॉथ मार्केट है। वहाँ वेराइटी ऑफ जो क्लोथ्स है वो सोल्ड होते हैं मार्केट में। क्लॉथ that is made by weavers in the village around is also brought here for sale, और वो यहाँ पर लाई जाती है फॉर सेल करने के लिए। अराउंड द मार्केट वर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। और मार्केट के आसपास जो है क्लोथ्स की शॉप्स हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं, जहां से लोगों को पता है जैसे ही मार्केट में आएगा हम खरीद लेंगे। जैसे ये शॉप की एक पिक्चर भी गिवन है, जैसे ये क्लोथ्स खरीद रहे हैं। Other traders from many South Indian owners also come and purchase clothes in the market. और यहाँ से सब आते हैं क्लोथ्स खरीदने। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from merchants. और मार्केट डेज में तो वीवर्स भी आते हैं अपना क्लोथ लेके और ऑर्डर लेके जाते हैं। These merchants supply clothes on order to garment manufacturer and exporters around the country. और ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये क्लोथ सप्लाई के साथ साथ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको भी सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्लोथ है वो जगह जगह जाएगा। तो ये तो है नहीं कि ना सिर्फ जो आएंगे उन्हीं को देंगे, आगे आगे भी जाता है। तो दे परचेज द yarn and give instructions to the weaver about the kind of cloth that is to made. अब उस कॉटन बॉल से जो यार्न प्रिपेयर हुआ है, वीवर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो इससे कैसा कॉटन जो है क्लोथ है प्रिपेयर करना है। जैसे एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे जो है क्लोथ तैयार होता है, वो हम एग्जांपल पे नजर मार लेते हैं। देखिए ये सारा हमें सिस्टम दिया हुआ है। दिस इज अ मर्चेंट शॉप्स इन द बाजार। Over the years, traders have developed extensive contacts with garment around the country to whom they get orders
These traders purchase the yarn thread from, ये देखो ये थ्रेड बन रही है, थ्रेड से कपड़ा तैयार हो रहा है, ये देख लो सारा, ये सारा। और यहाँ पर सब लोग आते हैं, वीवर्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं जो ये सारा मशीनों से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और जब क्लोथ फिनिश हो जाता है, देखो ये सिस्टम देखो आप सारा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये तैयार हो जाता है। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट होम, देखो ये घर में बैठ के बना रहे हैं। द मर्चेंट्स डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैड रिसीव द क्लोथ, जिस जिसका क्लोथ का जितना ऑर्डर आता है उसी हिसाब से वो काम जो है वीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे गेट द यार्न फ्रॉम मर्चेंट्स, वो मर्चेंट से यार्न परचेज करते हैं और सप्लाई हिम द क्लोथ, और उनको कपड़ा बना के बेचते हैं। मतलब पहले वो खरीदेंगे, उससे कपड़ा तैयार करेंगे, फिर वापस उनको देंगे। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सिमली हैड टू एडवांटेजेस, उनको दो फायदे लगते हैं। द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, एक तो वीवर्स को यार्न परचेज नहीं करना। ऑल्सो द प्रॉब्लम सेलिंग द फिनिश क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ, अब इन्हीं से ही खरीद रहे हैं और इन्हीं को ही वापस कपड़ा बना के दे रहे हैं। तो weavers know from the outset what cloth they should make and how much of this has woven, तो उनको पता होता है कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है बनाने हैं और कैसे उसको करना है, ठीक है ना। However, this dependence on the merchants both for raw material and market means that the merchants have a lot of power, मतलब इन सब चीजों से ये पता चलता है ना कि जो मर्चेंट्स हैं वो रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, मार्केट में भी उनका ही चलता है, यानी कि दे हैव लॉट ऑफ पावर, दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे हैव पे अ लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लोथ्स, मतलब उनका जो मर्जी है वो ऑर्डर भी देंगे, वही बनवाएंगे और लो प्राइस भी देंगे। तो वीवर्स है नो वे, तो वो कहते हैं वीवर्स के पास तो कोई एक तरह का ऑप्शन ही नहीं बचती, क्या करें। knowing who are they making the cloth for or what price it to be sold, तो उनको पता ही नहीं कि क्लॉथ कितने में बन रहा है, कितने में बिकेगा। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल्स द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज, और मर्चेंट्स क्या करते हैं, यही कपड़ा जो बन के तैयार होता है उसको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं ताकि उससे जो है कपड़ा तैयार हो, सूट्स बनेंगे, शर्ट्स बनेंगी, पैंट्स बनेंगी, तो कपड़े से सब कुछ बनेगा। इन दिस वे द मार्केट वर्क मोर इन फेवर ऑफ मर्चेंट्स, तो वो मर्चेंट्स के लिए ज्यादा फेवर में काम करते हैं। वीवर्स जो होते हैं दे इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बाय लूम्स, अब जो ये वीवर्स होते हैं जिन्होंने बुनना होता है वो अपनी सारी सेविंग्स या बोरो ही करते रहते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ईच लूम कॉस्ट 20,000, सो स्मॉल वीवर विद टू लूम्स हैव टू इन्वेस्ट 40,000, अब एक छोटा सा फार्मर है उसको 20 करके 40,000 स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि वो कुछ कर सके। द वर्क ऑफ दीज लूम्स द वर्क ऑफ दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, और ये अकेला नहीं होगा। अब उस वीवर एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैज टू वर्क 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस द क्लॉथ्स, और उन लोगों को 12 आवर्स वर्क करना पड़ेगा ताकि एक क्लोथ तैयार हो सके। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500, और इतनी मेहनत करने के बाद उनको कितने रुपीज मिलते हैं, 3500 per month. The arrangement between the merchants and the weaver is an example of putting out system, और अभी सिस्टम को जो अरेंजमेंट्स हैं एक मर्चेंट से लेके एक वीवर्स तक को क्या सिस्टम कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम, वेयर द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश प्रोडक्ट।
ठीक है, जहां मर्चेंट्स रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं और बना हुआ तैयार फिनिश गुड्स लेते हैं। इट इज प्रिवलेंट इन वीविंग इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया, और ये वीविंग इंडस्ट्रीज में जो है बहुत ही कॉमन है, ये सब होता है। अब इसी के खास क्वेश्चन आता है, इफ द वीवर्स वर टू बाय yarn ऑफ देयर ओन एंड सेल क्लोथ्स दे विल प्रोबेबली अर्न 3 times मोर, डू यू थिंक? अब बताइए, अगर वीवर्स खुद ही खरीद ले और खुद ही बेचे क्लोथ को, तो आपको लगता है वो काफी कमा पाएंगे? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज अगर हम कहें जो यार्न है, वीवर्स बाय फ्रॉम द मर्चेंट्स ऑन क्रेडिट ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट वही क्लोथ वो आगे सेल नहीं कर सकते, उनको मर्चेंट्स को ही सेल करना पड़ता है वेरी लिटिल प्राइस पे। और अगर वीवर बाय कर लेते हैं अपना, तो ऑब्वियस है वो तो बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे अगर खुद ही सारा कर लेंगे तो। डू यू फाइंड सिमिलर पुटिंग आउट अरेंजमेंट इन मेकिंग पापड़ मसाला बीड़ीज? आपको लगता है ये सब चीजों के लिए तो आपको देखना पड़ेगा उनकी फंक्शनिंग कैसी है, क्या उसमें भी ऐसा ही सब होता है? You might have heard of cooperative in your area. It would be milk, provision, paddy, etc. And what benefit are? आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम सुना होगा, जैसे मिल्क का हमने सुना है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहाँ सारे मिल्कमैन जो होते हैं वो एक साथ मिलके बेनिफिट्स उठाते हैं और फैक्ट्री में अपना जो मिल्क है उसको सेल कर देते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस पे। और इससे क्या होता है, उनको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती रहती है टाइम टू टाइम, कि उन्होंने अगर बफेलोस खरीदने हैं, काउस खरीदनी है, उनको हेल्प करती है। तो इससे तो अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में चले जाएं, वो हेल्प तो करेंगे कहीं ना कहीं इनकी, जो वीवर्स की हेल्प नहीं हो पाती। क्लियर? वीवर्स कोऑपरेटिव, ये भी टॉपिक हम कर लेंगे। वीवर्स कोऑपरेटिव, वी हैव सीन दैट वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट्स अंडर अ पुटिंग आउट सिस्टम। अभी हमने देखा ऊपर सारी स्टोरी में कि वीवर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं। जो वीवर्स कोऑपरेटिव्स आजकल खुली हुई है, दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मर्चेंट एंड टू अर्न हायर इनकम फॉर वीवर्स। और ये कोऑपरेटिव खुलने से क्या हुआ है, मर्चेंट्स को देने के बजाय अब ये हेल्प करती है हमें, और इससे वीवर्स को हायर इनकम भी होती है। इन कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट दे कम टुगेदर एंड वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। कोऑपरेटिव में क्या होता है, सब मिलके काम करते हैं और सबको बेनिफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब सबका बेनिफिट्स होता है। इन वीवर कोऑपरेटिव द वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कोलेक्टिवली। तो इसमें सब मिलके काम करते हैं, बांट लेते हैं। They procure yarn from yarn dealer, distribute it to the weavers. The cooperative also does marketing भी करते हैं, वो weavers भी बना लेते हैं, yarn dealer से setting कर लेते हैं, उनको fair price दिलवा देते हैं। और कई बार तो at times government also help the cooperatives by buying the cloth from them at reasonable prices. तो कई बार तो गवर्नमेंट भी इससे जो है क्लोथ खरीद लेती है। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाया था, जिसमें वीवर्स को उन्होंने हेल्प किया था। गवर्नमेंट ने उनसे कपड़ा जो था क्लोथ खरीद लिया था हैंडलूम से, और फिर आगे बेच दिया था बड़े बड़े स्टोर्स को। तो इनसे भी वीवर्स को जो है बेनिफिट मिला था। तो कहीं ना कहीं आजकल गवर्नमेंट जो है वीवर्स को हेल्प कर रही है उनकी इसमें, ताकि उनको थोड़ी सी हायर इनकम हो सके, और जो मर्चेंट्स हैं हाई प्राइसेस लेते हैं उनको थोड़ा सा देख सके।